हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जी के। इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में जानने से हमें काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है और उनका नाम है सर रतन टाटा जी। जी हाँ, हाल ही में निधन हो गया है। अब वह हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है वह मानव जाति के उद्धार का एक जीता जागता उदाहरण थे। तो इस वीडियो में उनके कामों और उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक वीडियो है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक के ऊपर कहीं से भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में मैंने समझाया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, रतन टाटा कौन थे? ये एक प्रख्यात उद्योगपति और परोपकारी थे। जी हाँ, रतन नवल टाटा। इन्होंने 1991 से 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के अध्यक्ष भी रहे थे। 2012 और ये उन्होंने टाटा समूह को भारत के विलक्षण समूहों में से एक के रूप में विकसित करने में भी उल्लेखनीय योगदान दिया था और भारत और विदेशों में कई संगठनों के साथ सहयोग भी किया था। नेक्स्ट, रतन टाटा का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था आपको 28 दिसंबर 1937 में और ये ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, जो कि अब मुंबई में उनका जन्म हुआ था और एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे जिनका जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार में गोद ले लिया गया था। रतन टाटा के पिता का नाम क्या था? जैसा कि मैंने बताया, नवल टाटा इनके पिता का नाम था। रतन टाटा को भारत में कौन कौन से सम्मान मिले हुए थे? तो सम्मान तो बहुत सारे मिले हुए थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सम्मान थे जो कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं जो कि ये तीसरे और दूसरे नंबर पर आते हैं। और उन्होंने यूनिवर्सिटी रतन टाटा जो कि थे उनके नेतृत्व में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक बन गया और एक समझदार व्यवसायी थे और उन्होंने उनकी दृष्टि जो कि दूरदर्शी थी और आदर्श भी दूरदर्शी थे। उनके व्यावसायिक परिदृश्य पर भी एक अमिट छाप छोड़ देते थे। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत कब लौटे थे? 1962 को। जी हाँ, उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री पूरी की थी और लॉस एंजल्स में जॉन्स और एमंसन के साथ कुछ समय तक काम करने के बाद वे 1962 के अंत तक भारत लौट आए थे। रतन टाटा ने टाटा समूह के साथ कब से काम करना शुरू किया था? 1962 में ही। जी हाँ, टाटा समूह के साथ उन्होंने 1962 में काम करना शुरुआत किया था और शुरुआत में टाटा स्टील के साथ सहयोग किया था। इस बीच उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में, जी हाँ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम को भी पूरा किया था और टाटा कंपनियों के साथ जुड़कर कुछ अनुभव भी प्राप्त किए थे। बाद में उन्होंने नेशनल रेडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रभारी निदेशक का दायित्व भी संभाला था। JRD टाटा रतन टाटा से कैसे संबंधित है? ये JRD टाटा रतन टाटा के दूर के रिश्तेदार थे। टाटा सन्स के तत्कालीन चेयरमैन जहांगीर रतन दादा भाई टाटा थे, जिन्हें JRD टाटा के नाम से जाना जाता है। JRD मतलब जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, इनका पूरा नाम था। उन्हें समूह के लिए काम करने के लिए राजी किया था। दोनों व्यक्ति दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए टाटा परिवार के अलग अलग शाखाओं के हिस्से थे। अगला क्वेश्चन, JRD रतन टाटा का पूरा नाम क्या है? जैसा कि मैंने बता दिया, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा इनका पूरा नाम था और JRD
को टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने थे? 1991 में। 91 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। JRD टाटा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था 1991 में। और टाटा समूह जैसे विशाल कंपनी चलाने के लिए रतन टाटा उस समय अनुभवहीन थे और उनको बहुत ही आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। उन्हें 1991 में टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया था और उनकी अध्यक्षता में कंपनी ने एक भारतीय केंद्रीय समूह के वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपने क्षितिज का विस्तार भी किया। अब 65% तक राजस्व टाटा कंपनी को विदेश से आता है और उनकी देखरेख में रतन टाटा के शुरुआती कुछ सालों में ही 40 गुना तक राजस्व उनके कंपनी को प्राप्त हुआ और 50 गुना से ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ था। रतन टाटा ने कंपनी के विस्तार के लिए कौन कौन सी विदेशी कंपनियां खरीदी थीं? तो कुछ कंपनी जो कि महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उनमें है टेटली टी, देवू मोटर्स और कोरस ग्रुप। ये 3 कंपनियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कारोबार को वैश्विक बनाने के बहाने ही टाटा समूह ने लंदन में स्थित जो कि टेटली टी कंपनी थी उनको $431.3 मिलियन में ख़रीदा था। और 2004 में दक्षिण कोरिया की देवू मोटर्स 2004 में को ख़रीदा था और उसका $102 मिलियन में ख़रीदा था। और साल 2007 में इन्होंने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया जो कि एंग्लो डच कंपनी कोरस ग्रुप थी। ये एक बड़ी स्टील कंपनी थी और स्टील निर्माता कंपनी जिसे $11.3 बिलियन में खरीदने वाली भारतीय कंपनी बन गई थी। टाटा टी द्वारा टेटली टी जो कि टाटा ग्रुप को टाटा टी द्वारा जाना जाता है और देवू मोटर्स को टाटा मोटर्स द्वारा जाना जाता है जो कि जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील द्वारा कोरस के अधिग्रहण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विकास का सहायता करता है। और 100 से अधिक देशों में इनका पूरा व्यापार का साम्राज्य फैला हुआ। इसने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र और वैश्विक औद्योगिक क्षेत्र को एक नई गति दी जिसमें जगुआर, टेटली टी और लैंड रोवर जैसे बहुत बड़ी विशाल कंपनियां शामिल हैं। भारतीय बाजार में 2015 में रतन टाटा ने भारत के मध्यम वर्ग की सुविधा के लिए कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया था? तो उनका ये एक सपना था कि भारतीयों को बहुत ही कम दाम में 4 व्हीलर उपलब्ध कराया जाए, तो उन्होंने टाटा नैनो 4 व्हीलर भारत में लॉन्च किया था और इसे लखटकिया कार भी कहा जाता था। 2015 में उन्होंने टाटा नैनो कार का विचार किया था। बाज़ार में नैनो कार की शुरुआत के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सस्ती यात्रा प्रदान करने पर जोर दिया था। टाटा नैनो जिसे 5 लोगों की बैठने की क्षमता थी और $2000 की शुरुआती कीमत के साथ ही डिज़ाइन किया गया था और इसके मूल्य और सुविधा के कारण लोगों की कार इसे कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना किसने किया? रतन टाटा ने, जिससे उनके पिता के सपने को हकीकत में बदला जा सके। और रतन टाटा द्वारा अर्जित कुल लाभ का 60 से 65% तक का जितना भी राजस्व था वह इस ट्रस्ट को ही जाता है। और उन्होंने परोपकारी क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। नेक्स्ट, रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी? मुंबई के कैंपेनियन स्कूल और जॉन कानन स्कूल से। इसके बाद उन्होंने शिमला के बिशन कॉटन स्कूल में पढ़ाई पूरी की। रतन टाटा ने अपना हायर एजुकेशन विदेश से पूरा किया था। उन्होंने दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई की थी। अब आते हैं कुछ भारत और विदेशों में जो कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित और समर्थित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान बनाए गए हैं, उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं। तो भारतीय आप इस लिस्ट को आप ज़रूर नोट भी कर लीजिएगा
और या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने संस्थान हैं ये कहीं ना कहीं से आपको एग्ज़ाम में पूछ ही दिए जाएंगे, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और मैंने कुछ और लिस्ट भी इस वीडियो में कवर किए हैं, तो उस लिस्ट को भी आप ज़रूर स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाकर रख लीजिएगा। तो ये आपके सामने कुछ लिस्ट हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में टाटा सेंटर फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान जो कि मुंबई, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में है। राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान बेंगलुरु में, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट जो कि अपनी धर्मार्थ सेवाओं के भाग के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे कुछ ऐसे लिस्ट हैं, आप इन्हें ज़रूर डिटेल्स में याद कर लीजिएगा या फिर इसका नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा समूह ने भारतीय विज्ञान संस्थान में न्यूरो साइंस केंद्र को कितने रुपए का अनुदान दिया था? 750 मिलियन रुपए। जी हाँ, यह निधि अल्जाइमर रोग के कारणों पर शोध करने और शीघ्र निदान और उपचार के तरीकों का पता लगाने के लिए दी गई थी। रतन टाटा द्वारा अब कुछ चिकित्सा क्षेत्र में उनके किए गए योगदान की एक लिस्ट जो कि मैंने आपके लिए तैयार किया है, आप इसका भी ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट्स बना लीजिएगा। रतन टाटा ने भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सुधार के लिए समेकित रणनीतियाँ बनाई थी तथा मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, कैंसर, मलेरिया, तपेदिक आदि के निदान और उपचार से संबंधित मुद्दों के लिए बहुआयाम पहल को भी बढ़ावा दिया था। उन्होंने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया था जिसमें परियोजनाओं का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन, संस्था निर्माण, साझेदारियाँ और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का उपयोग शामिल था। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव प्राप्त करने के लिए उचित मातृ देखभाल, पोषण, जल स्वच्छता, बुनियादी ढांचागत सहायता, गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठन और कार्यान्वयन भागीदारों के साथ काम किया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाटा समूह की ग्रामीण विकास और कृषि विकास इनिशिएटिव को किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। और इस सरकारी और गैर संगठनों जिसमें नागरिक समाज समूह और परोपकारियों के साथ मिलकर इन्होंने घोर गरीबी वाले क्षेत्रों में बदलाव लाने का काम किया था। उन्होंने बाढ़, भूकंप, स्कूल और अस्पतालों जैसी प्राथमिक आपदाओं के समय उदार दान में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट का मालिक कौन है? सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, ये दोनों मिलकर टाटा ट्रस्ट को चलाते थे। और टाटा ट्रस्ट जो कि के पास टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी जो कि टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी है, जबकि सापुर जी पल्लोन जी समूह के सापुर मिस्त्री परिवार के साथ इन्होंने 18.4% की साझेदारी का साझा किया था। रतन टाटा का वारिस कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है। तो रतन टाटा को बता दें कि इन्होंने किसी को अपना वारिस घोषित नहीं किया था। तो आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि रतन टाटा ने अपनी मृत्यु से पहले उत्तराधिकारी की तो नियुक्ति नहीं की थी। हाँ, अपने ट्रस्ट जो कि उनका ये निर्णय था कि अपने ट्रस्ट जो कि उनके ट्रस्ट चलाते थे वही उनके उत्तराधिकारी को ऐसे निर्णय लेने का फैसला दे दिया था। और ट्रस्ट विशेष रूप से सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ये सामूहिक रूप से टाटा सन्स का 66% रखते हैं और ये ट्रस्ट ही इनके उत्तराधिकारी को घोषित कर सकते हैं। रतन टाटा की अन्य टेक्निकल कंपनियां कौन सी थी? यहाँ पे टेक्निकल कंपनियों की बात हो रही है तो टाटा टेली सर्विसेज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे TCS के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रतन टाटा ट्रस्ट किस प्रकार का ट्रस्ट है? ये अनुदान प्रकार का ट्रस्ट है। अनुदान, जी हाँ,
ऐसे संगठन के साथ साझेदारी करता है जो कि अभिनव और टिकाऊ पहलों के लगे हुए और जिसमें स्पष्ट अंतर लाने की क्षमता हो। यह बंदोबस्ती के लिए अनुदान भी प्रदान करता है। छोटे अनुदान के लिए अलग अलग कार्यक्रम हैं और शिक्षा और चिकित्सा राहत के लिए व्यक्तियों को अनुदान देता है। रतन टाटा की विरासत कौन है? तो उनकी विरासत उनके भतीजे और भतीजियाँ ही हैं। तो चूँकि रतन टाटा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके भतीजे और भतीजियों पर आए हैं, जो कि उनके नाम हैं लिया, माया और नेविल। ये तीनों उनके भतीजा और भतीजियाँ हैं और इनके कंधों पर ही रतन टाटा के जितने भी आगे चलाने की कंपनियां हैं उनके कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के निदेशक मंडल में रतन टाटा की नियुक्ति कब की गई थी? 2013 में। फरवरी 2015 में इसके बाद रतन टाटा ने वाणी कोला द्वारा स्थापित वेंचर कैपिटल फर्म द कलारी कैपिटल की सलाहकार की भी भूमिका निभाई थी। अब बात कर लेते हैं रतन टाटा की कुछ अन्य उपलब्धियों के बारे में। उन्होंने भारत और विदेशों में संगठन के विभिन्न भूमिकाएं निभाई थीं। वे प्रधानमंत्री व्यापार उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद के भी अध्यक्ष थे और वे प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में भी शामिल थे, जिसे दुनिया के अग्रणी वास्तुकला पुरस्कारों में से माना जाता है। और वे अल्कोआ इंक, मॉडल्स इंटरनेशनल और ईस्ट वेस्ट सेंटर के बोर्ड में भी शामिल थे। रतन टाटा यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन एडवाइजरी बोर्ड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के सदस्य भी थे। वे बोकोनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड के निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं और वे 2006 से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं। अब उनके कुछ उपलब्धियों और सम्मान के बारे में उनकी एक लिस्ट मैंने तैयार की है, तो आप इसे भी ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। तो रतन टाटा को 2008 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला था, पद्म विभूषण मिला था। और 2000 में जो कि तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला था। तो पहले उनको 2000 में उन्हें पद्म भूषण मिला था और पद्म विभूषण जो कि 2008 में मिला था। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्हें रॉकफेलर फाउंडेशन, एक अमेरिकी परोपकारी और चिकित्सा अनुसंधान संगठन से आजीवन उपलब्धि प्राप्त हुई थी और रतन टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के मानद फेलो एंड नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के विदेशी एसोसिएट भी थे। और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर आदि से भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त थी। रतन टाटा ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 2012 को। रतन टाटा ने, जी हाँ, 2012 में ही 28 दिसंबर को अपने 75 साल के जो कि उनका आयु था उस समय, अपने इस्तीफ़ा देने का घोषणा किया था। और टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक सापुर जी पल्लोन जी समूह के साइरस मिस्त्री को रतन टाटा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था और निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग के विरोध का सामना करते हुए उन्हें 24 अक्टूबर 2016 को पद से हटा दिया गया था। इस प्रकार रतन टाटा ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था अपने इस कंपनी के लिए। तो टाटा समूह के अगले उत्तराधिकारी का चयन 12 फरवरी 2017 को एक चयन समिति द्वारा किया गया। इस प्रकार नटराजन चंद्रशेखर को टाटा समूह का अध्यक्ष और रतन टाटा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। रतन टाटा का जमशेदजी टाटा से क्या संबंध था? तो यहाँ पे अब जमशेदजी टाटा के साथ क्या संबंध है? तो जमशेदजी टाटा रतन टाटा के दादा और भारत के टाटा समूह के संस्थापक हैं। आप इसे बहुत ही
अच्छे से याद रखिएगा। और रतन टाटा का जो कि इनका देहावसान कब हुआ था, तो 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था, बुधवार को रात 11 बजे हुआ था। ये डेट और टाइम भी ज़रूर याद रखिएगा। रतन टाटा भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह के टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में टाटा समूह और टाटा सन्स दोनों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था उन्होंने। वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे थे, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। रतन टाटा की मृत्यु कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु किस अस्पताल में हुई थी? तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुई थी। और रतन टाटा अपने अंतिम सांस तक कितने वर्ष के थे? तो ये 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो वर्ली के विद्युत शवदाह गृह में हुआ था। उद्योगपति रतन टाटा के इस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार हुआ था, जो कि वर्ली के विद्युत शवदाह गृह में किया जाए, ऐसा उनकी इच्छा थी। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया था। रतन टाटा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो इनका जैसे कि आपको मालूम है, ये 86 वर्ष के हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो इनको उम्र संबंधी समस्याएं थी, तो इसके कारण ही इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा की कितनी कंपनियां हैं? तो 30 कंपनियां हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन टॉपिक्स को भी ज़रूर कवर करिए, क्योंकि ये आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको इनसे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।